Jai Hind everyone, good morning to all of you. This is Pooja Upadhyay from Shri Ram Public School. In the yesterday lecture we have studied about the bank and its types, right? Today we are going to see the function of the commercial bank. Means bank actually what activities are doing. Today we are going to see in this lecture. There are total 3 functions which is doing by the business, banking business. First one primary function, secondary function, the last one electronic banking services. So let's see one by one. प्राइमरी फंक्शन, सबसे पहला इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है बैंक का? एक्सेप्टिंग डिपॉजिट. बैंक जो है वो डिपॉजिट एक्सेप्ट करती है, ये उसका सबसे पहला फंक्शन है. ठीक है. द बैंक एक्सेप्ट द डिपॉजिट फ्रॉम द पब्लिक. पीपल डिपॉजिट देयर मनी एज पर द कन्वीनियंस एंड कैपेबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट. यानी कि सबसे पहला फंक्शन क्या है बैंक का? टू एक्सेप्ट द डिपॉजिट फ्रॉम द पब्लिक. अब जो बैंक है वो पब्लिक से पैसे 4 अकाउंट के थ्रू एक्सेप्ट करती है. फर्स्ट देखिए फिक्स और टाइम डिपॉजिट है, ये आपका एफडी अकाउंट हो गया. सेकंड है करंट अकाउंट जो बिजनेसमैन के लिए होता है जनरली. थर्ड है सेविंग अकाउंट जो हम जैसे लोग सैलराइज पीपल और स्मॉल सेवर ओपन करते हैं. द लास्ट वन है रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट. इसमें क्या होता है? एक फिक्स अमाउंट इंटरवल में डिपॉजिट किया जाता है. अब हम आपको एक एक डिटेल्स में बताते हैं. फर्स्ट है आपका फिक्स और टर्म डिपॉजिट. ये होता है एफडी अकाउंट. एफडी अकाउंट में क्या होता है? एक बार हम लमसम अमाउंट बैंक में डिपॉजिट कर देते हैं. ठीक है. फिर उसके बाद क्या है ना, ये पैसे हम लोग जब चाहे तब विड्रॉ नहीं कर सकते हैं. ये फिक्स पीरियड के लिए डिपॉजिट हो जाता है. तो एक बार डिपॉजिट करने के बाद ये पैसा आपको डायरेक्टली मैच्योरिटी पीरियड के बाद मिलता है. ठीक है. एक बार मैच्योरिटी पीरियड ख़त्म हो गई तब ऑटोमेटिकली ये पैसा आपके अकाउंट पे आ जाता है. इस पे बैंक जो है आपको सबसे हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट देती है एज़ कम्पेयर टू द सेविंग अकाउंट एंड द करंट अकाउंट. ये डिपॉजिट का मेन पर्पस होता है टू सेव द लमसम अमाउंट फॉर द फ्यूचर. ओके. नेक्स्ट है हमारा करंट अकाउंट. करंट अकाउंट यानी कि ये एक ऐसा अकाउंट है जो बिजनेसमैन ओपन कर सकते हैं, उनके अलावा और कोई ओपन नहीं कर सकता. बिजनेस अकाउंट बिजनेसमैन ही क्यों करते हैं? क्योंकि ये जो अकाउंट है इसमें क्या होता है, विद इन 1 डे देर आर 100 टाइम डिपॉजिट और विड्रॉल्स होते हैं. बार बार लेन देन चलता रहता है. तो इस डिपॉजिट में जो बैंक है करंट अकाउंट होल्डर को किसी भी तरह का इंटरेस्ट नहीं देती है. रीज़न उसका ये है कि जो एफडी अकाउंट था उसमें ब्याज मिलता है क्योंकि उसका पैसा यानी कि पब्लिक का पैसा बैंक को यूज़ करने मिल रहा है. लेकिन ये जो करंट अकाउंट है ये पैसा बैंक के किसी काम का नहीं होता है क्योंकि बिजनेसमैन कभी भी पैसा डिपॉजिट कर सकते हैं और कभी भी निकाल सकते हैं. इनको विड्रॉवल की कोई लिमिट नहीं होती. ये दिन में 100 बार चाहे तो 100 बार निकाल सकते हैं. ठीक है. इसलिए इन अकाउंट को इंटरेस्ट नहीं दिया जाता. और हाँ, ये जो करंट अकाउंट होल्डर बिजनेसमैन होते हैं, ठीक है, इनको किसी भी तरह का रिस्ट्रिक्शन नहीं है ऑन विड्रॉल. ये जब चाहे जितनी बार चाहे कैश विड्रॉ कर सकते हैं. नेक्स्ट है सेविंग अकाउंट. इसके बारे में तो आपको बताना नहीं है, आप पहले से जानते हैं सेविंग बैंक अकाउंट क्या है. जो सैलराइज पीपल और स्मॉल सेवर होते हैं वो लोग अपना पैसा सेव करके रखते हैं फॉर द रिक्वायरमेंट पर्पस इन फ्यूचर. इसमें क्या होता है, जब भी पैसे की रिक्वायरमेंट होती है, जब भी ज़रूरत होती है तभी हम अपना पैसा विड्रॉ कर सकते हैं. इसमें थोड़ा सा ब्याज भी मिलता है. यानी थोड़ा का मतलब ये है कि एज़ कम्पेयर टू एफडी अकाउंट यहाँ पे जो ब्याज है बहुत कम मिलता है. ठीक है. नेक्स्ट है रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट. इट इज़ लाइक अ बीसी. आपने सुना होगा बीसी होता है ना, बीसी सिस्टम. तो वैसे ही ये रिकरिंग है. रिकरिंग में होता क्या है, हम लोग एक फ़िक्स अमाउंट, एक फ़िक्स लमसम अमाउंट डिसाइड कर लेते हैं और उस फिक्स अमाउंट को हम लोग एक फिक्स पीरियड में बार बार डिपॉजिट करते हैं. जैसे मंथली हो गया, वीकली हो गया. जैसे मान लीजिए मैंने 5000 का आरडी लिया है मंथली, तो इसका मतलब होता है हर महीने में एक पर्टिकुलर डेट को 5000 बार बार उस अकाउंट में डिपॉजिट करूँगी टिल माई मैच्योरिटी पीरियड. और एक बार मैच्योरिटी पीरियड ख़त्म हो जाएगा तो मुझे मेरा मैच्योरिटी अमाउंट प्लस इंटरेस्ट मिलेगा. इसका फ़ायदा ये है कि आप फिक्स इंटरवल में कुछ कुछ पैसा जमा कर सकते हैं और इसका जो ब्याज है वो एफडी से लगभग आसपास ही होता है लेकिन सेविंग से ज़्यादा होता है. इसीलिए लोग ये अकाउंट भी खोलते हैं. ठीक है. तो ये कंप्लीट हो गया एक्सेप्टिंग डिपॉजिट. अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं. दूसरा एक नया अकाउंट भी होता है जिसको हम लोग बोलते हैं मल्टी ऑप्शन डिपॉजिट अकाउंट. मल्टी ऑप्शन डिपॉजिट अकाउंट का मतलब ये होता है यहाँ पे हम लोग एक साथ मल्टीपल अकाउंट को हैंडल करते हैं.
जैसे मान लीजिए अगर आपने मल्टी ऑप्शन अकाउंट ओपन किया है, ठीक है, तो इसमें क्या होता है, आपके सेविंग अकाउंट में एक लिमिट दे दी जाती है कि पर्टिकुलर लिमिट तक उसमें पैसा आप रख सकते हैं। जैसे उस लिमिट के ऊपर आपका डिपॉजिट होता है तो ऑटोमेटिकली जो ऊपर का पैसा होगा एक्स्ट्रा एक्सेस मनी, वो ऑटोमेटिक आपके एफडी अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगा, आपके नाम पे एफडी बन जाएगी। और इन फ्यूचर अगर आपके सेविंग अकाउंट में पैसा कम होगा तो वो आपके एफडी अकाउंट से ले करके फिर सेविंग अकाउंट में डाल दिया जाएगा। इससे बेनिफिट क्या है पता है, एफडी का हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट एंजॉय करने का मौका मिलता है, ठीक है। दैट्स इट। नाउ नेक्स्ट मूविंग टू द एडवांसिंग लोन। अब हम देखेंगे कि बैंक जो है वो जो डिपॉजिट अभी तक एक्सेप्ट करती है उसको करती क्या है। स्टूडेंट सिंपल है, बैंकिंग बिजनेस का एक ही फंडा होता है, पब्लिक से पैसा एक्सेप्ट करो एज अ डिपॉजिट और उनको जब रिक्वायर्ड हो तो विड्रॉ करके उन्हें दे दो। लेकिन जब तक वो विड्रॉ नहीं करते हैं तो तब तक के लिए वो पैसा उनके पास होता है, तो वो पैसा बैंक अपने पास नहीं रखती है। उस पैसे को बैंक क्या करती है, मार्केट में सर्कुलेट करती है, जिसके थ्रू उसको हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट अर्न होता है, जो उसका प्रॉफिट होता है, ठीक है। तो अब हम इसमें देखेंगे कि बैंक जो है वो किस तरह के लोन्स देती है, ठीक। अब हम देखेंगे कि बैंक जो है वो लोन कितने वे में देती है। सबसे पहले क्या है, कैश क्रेडिट। कैश क्रेडिट क्या होता है पता है, ये एक टाइप का लोन है जिसमें बैंक एक पर्टिकुलर अमाउंट आपके एक स्पेसिफिक अकाउंट, कैश क्रेडिट नाम के एक अकाउंट में डिपॉजिट कर देती है। और जैसे आपको 5 लाख का लोन चाहिए, 10 लाख का लोन चाहिए, तो सर्टेन टाइम क्या होता है कि सारे पैसों की रिक्वायरमेंट हमें एक साथ नहीं होती। जैसे मान लीजिए आप कोई बिजनेस करना चाहते हैं, ठीक है, अब उसमें 5 लाख रुपए की रिक्वायरमेंट है। ये जरूरी नहीं कि 5 लाख आपको एक ही दिन में खर्चा करना है। देयर में भी द चांसेस दैट कि वो 5 लाख आपको 2 महीने में खर्चा लगेगा, 3 महीने में खर्चा लगेगा। तो बैंक ना यहाँ पे क्या करती है, कुछ अमाउंट जो बैंक में आपके स्पेसिफिक अकाउंट में डाल देती है, उस पूरे पैसे पे ब्याज नहीं लेती है, बल्कि जब भी आपको कैश की रिक्वायरमेंट रहेगी, आप उस कैश क्रेडिट अकाउंट से विड्रॉ कर लीजिए और अपने रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर लीजिए। तो जो आपने पैसा विड्रॉ किया होगा ना इस सीसी अकाउंट से, उसी पैसे पे ब्याज बैंक चार्ज करती है और उतने पीरियड के लिए, ठीक है। तो ये इससे होता क्या है, 5 लाख 10 लाख पे एक साथ पूरा इंटरेस्ट देने से अच्छा है कि जब आपने जितना पैसा विड्रॉ किया है उतने पे ही उतने पीरियड के लिए कैश मतलब इंटरेस्ट दीजिए। ये हमारे बेनिफिट के लिए होता है। नेक्स्ट है ओवरड्राफ्ट। ये जो ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी है स्टूडेंट, ये है ना सिर्फ और सिर्फ करंट अकाउंट होल्डर्स को मिलता है। ये ओवरड्राफ्ट का सिंपल मीनिंग है, ओवर यानी एक्स्ट्रा, ड्राफ्ट यानी विदड्रॉ। यानी कि अगर आपके खाते में 1 लाख रुपीज़ है और आपको 1,25,000 की रिक्वायरमेंट है, इफ़ यू आर अ बिजनेसमैन, तो बैंक आपका 1,25,000 विदड्रॉ कर देगी। जो एक्सेस 25,000 रहेगा वो एज कंसिडर एज अ लोन, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ओवरड्राफ्ट, ठीक है। तो उसको लोन में कंसिडर किया जाएगा और उस पर्टिकुलर अमाउंट पे ब्याज लगेगा, ठीक है। नेक्स्ट, सो ओवरड्राफ्ट क्लियर हो गया, यानी कि करंट अकाउंट में जो आपका मिनिमम बैलेंस है उससे एक्स्ट्रा आप विड्रॉ करना चाहते हैं, जो एक्सेस रहेगा वो आपका क्या होगा, ओवरड्राफ्ट, और उसी पे ब्याज लगेगा। नेक्स्ट है डिमांड लोन। दिस लोन आर प्रोवाइडेड बाय द बैंक्स अगेन द सिक्योरिटी ऑफ द FDR यानी फिक्स डिपॉजिट रिसिप्ट, गवर्नमेंट सिक्योरिटी, लाइफ इंश्योरेंस। ये किसी सिक्योरिटी के बेस पे आपको लोन दिया जाता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, डिमांड लोन, क्योंकि ये लोन जो है वो तब दिया जाता है जब आप डिमांड करते हैं। नेक्स्ट है टर्म लोन। दिस लोन आर प्रोवाइडेड बाय द बैंक्स टू देयर कस्टमर फॉर अ फिक्स पीरियड टू परचेज द मशीनरी। यानी टर्म लोन का मतलब होता है पीरियड वाइज, मे बी इट इज़ अ लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, डिपेंड्स ऑन द बोरोवर रिक्वायरमेंट, ठीक है। नेक्स्ट है डिस्काउंटिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। ये आपने अभी 11th में ना आपको एक चैप्टर आएगा बिल ऑफ एक्सचेंज अकाउंट्स में, तब आपको और ज़्यादा पता चलेगा। ये होता क्या है, जब भी हम लोग किसी फॉरेन पार्टी के साथ डीलिंग करते हैं, ठीक है, या इंटरनली विद इन द कंट्री ही अगर किसी के साथ ट्रांजेक्शन करते हैं, तो उस सिचुएशन में अगर क्वांटिटी और ट्रांजैक्शन की एक्टिविटी लार्ज अमाउंट में है, तो हम क्या करते हैं कि पेमेंट की सेफ्टी के लिए, क्योंकि देखिए हर बिजनेस एक्टिविटी कैश बेसिस पे हो ये ज़रूरी नहीं है, ठीक है। समटाइम्स ऐसा भी होता है कि बिजनेस क्रेडिट पे भी चलता है। तो क्रेडिट सिचुएशन में कभी कभी जो सेलर होते हैं उनको इस बात की सिक्योरिटी होती है कि मे बी अगर ड्रॉवी पैसा नहीं दे पाया तो, अगर वो फ्रॉड कर दिए तो क्या करूँगा। इसके लिए वो लोग क्या करते हैं, एक लेटर देते हैं जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, बिल ऑफ एक्सचेंज लेटर, ठीक है। उस पर इस बात की प्रॉमिस रहती है कि XYZ अमाउंट कस्टमर, उसका नाम, एड्रेस और कितने दिन के अंदर वो देंगे, ये सारे टर्म्स कंडीशन लिख कर ये लेटर ड्राफ्ट किया जाता है, जिसको हमारे कस्टमर एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ हम इसको फुलफिल करेंगे, ठीक है। तो इस तरह का एक ड्राफ्ट बनता है। फिर उसी ड्राफ्ट को
वो ड्राफ्ट जो होता है वही इस बात का प्रूफ रहता है कि सर्टेन अमाउंट मुझे सर्टेन पार्टी से लेना है, ठीक है। तो उस मान लीजिए अब सेलर को पैसे की रिक्वायरमेंट जल्दी है, जो जैसे 3 महीने का ड्राफ्ट बना था और उसको 1 महीने बाद ही पैसा चाहिए, तो उस केस में वो कस्टमर के पास जाके पैसा नहीं मांग सकता, क्योंकि उसने ऑलरेडी 3 महीने की क्रेडिट का प्रॉमिस एक्सेप्ट कर लिया था थ्रू द कस्टमर। तो अगर वो मांगने जाता भी है तो कस्टमर उसको इनकार कर सकते, ठीक है। तो उस सिचुएशन में अगर सेलर को पैसे की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है तो वो क्या करते हैं, यही बिल ऑफ एक्सचेंज का जो लेटर कस्टमर के थ्रू एक्सेप्टेंस होने के बाद इन्हें मिला था, वही लेटर वो बैंक को देते हैं, जो इस बात की प्रूफ होती है कि सर्टेन अमाउंट सर्टेन XYZ पार्टी से हमें लेना है। तो सेलर क्या करते हैं, वही बिल बैंक को देते हैं कि हमारे बदले में आप ले लो और मुझे अभी इतने पैसे दे दो। तो इस सिचुएशन में क्या होता है, जो बैंक है वो उनको सेलर को पैसे तो दे देती है, बट जो अमाउंट उस लेटर पे मेंशन रहता है वो पूरा अमाउंट नहीं देती, बल्कि उसमें से कुछ कम पैसे देती है, कुछ पैसे काट लेती है। क्योंकि जो 2 महीने 3 महीने का टाइम होता है, ठीक है, उतने दिन के लिए अगर आपको बैंक तुरंत पैसे दे रही है और उसको वेट करना है तो वो अपना पैसा ब्लॉक कर रही है ना, तो उतने दिन का वो एज ए इंटरेस्ट उतना अमाउंट काट के फिर आपको जो बैलेंस अमाउंट होता है वो दे देती है। और फिर मैच्योरिटी पीरियड होने के बाद बैंक खुद वही पैसा कस्टमर से जा करके डायरेक्टली ले लेती है। इसी प्रोसीजर को हम लोग क्या कहते हैं, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। क्लियर? नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट वन। अभी नेक्स्ट वन है हमारा सेकेंडरी फंक्शन, जिसको हम लोग नॉन बैंकिंग फंक्शन भी कहते हैं। जैसे एजेंसी टाइप के फंक्शन होते हैं, कलेक्शन एंड द पेमेंट ऑफ द वेरियस आइटम। ये जैसे आप लोगों ने देखा होगा ना कि हमारी सैलरीज जो होती है वो हमारे बैंक में डायरेक्टली आती है, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है, हमारे बदले में हमारा बैंक हमारी पेमेंट को कलेक्ट कर रहा है। फिर इलेक्ट्रिसिटी बिल, LIC प्रीमियम, वाटर बिल, ये सब ऑटोमेटिकली बैंक के अकाउंट से कट जाते हैं ऑन द ड्यू डेट, जब हमारा इंस्ट्रक्शन उनको ऑलरेडी दिया हुआ होता है। तो मतलब हमारे काम भी वो कर रही है, तो दे आर एक्टिंग एज अ एजेंट। नेक्स्ट है परचेज एंड सेल ऑफ सिक्योरिटीज़। जैसे कोई शेयर परचेज करना है, कोई प्रॉपर्टी परचेज करनी है, ठीक है, तो बैंक परफॉर्म द फंक्शन ऑफ सेलिंग एंड परचेसिंग द सिक्योरिटी ऑन बिहाफ ऑफ इट्स कस्टमर। यहाँ पे प्रॉपर्टी यानी सिक्योरिटीज़ होती है, लाइक शेयर्स एंड डिबेंचर्स। नेक्स्ट है ट्रस्टी एंड एग्जीक्यूटेड, यानी कि वो आपके ट्रस्टी की तरह भी रहते हैं। एज पर द इंस्ट्रक्शन ऑफ देयर कस्टमर, बैंक परफॉर्म द फंक्शन ऑफ द ट्रस्टी एंड एग्जीक्यूटर फॉर देयर एसेट्स, यानी कि वो हमारे गारंटर भी बनते हैं। इट इज़ डिपेंड ऑन द रिलेशनशिप। नेक्स्ट है रेमिटेंस ऑफ मनी, रेमिटेंस मनी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर डन बाय बैंक, दिस इज डन थ्रू द बैंक ड्राफ्ट, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह पैसा भेजना एंड ऑल। परचेज एंड सेल ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज, यानी कि अगर आपको फॉरेन एक्सचेंज करेंसीज चाहिए, ठीक है, जनरली दिस फंक्शन इज परफॉर्म बाय द फॉरेन कमर्शियल बैंक एंड सम ऑथराइज ब्रांचेस ऑफ द पब्लिक सेक्टर। अगर आपको एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस करना है और इंपोर्ट करना है कोई आइटम, तो उसके लिए आपको फॉरेन करेंसीज की रिक्वायरमेंट है, तो ये फंक्शन भी आपका कमर्शियल बैंक करती है। नेक्स्ट है लेटर ऑफ रेफरेंस, यानी आपके बिहाफ पे वो रेफरेंस भी बन जाती है। नेक्स्ट है बैंक ड्राफ्ट, ये तो आपको पता ही होगा। अ बैंक ड्राफ्ट इज अ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट विद द हेल्प ऑफ विच मनी कैन बी रेमिटेड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। जनरली आपने देखा होगा ना, वो हम लोग ये स्कूल की और यूनिवर्सिटीज़ की फ़ीस वगैरह बनाने के लिए जो ड्राफ्ट बनाते हैं, इट इज़ लाइक दैट। Anyone can obtain the bank draft after depositing the money in the bank. The bank charges some commission in lieu of issuing a bank draft. The amount of the commission varies from bank to bank. यानी कि ये लोग एक सर्विस चार्ज लेते हैं और उसके बदले में जितना भी अमाउंट आपने डिपॉजिट किया उतने अमाउंट का एक ड्राफ्ट बना के दे देते हैं। फीचर्स क्या बैंक ड्राफ्ट की, थ्रू द बैंक ड्राफ्ट मनी कैन बी रेमिट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, इशूइंग बैंक चार्ज सम कमीशन, इट इज़ लेस रिस्की फॉर द क्रेडिटर्स एज इट हैज़ नो डेंजर फॉर बीइंग डिसऑनर्ड। यानी ये चेक की तरह नहीं कि डिसऑनर्ड हो जाएगा, ठीक है। चेक में क्या होता है, हम पहले चेक दे देते हैं भले अकाउंट में पैसे हो या ना हो, लेकिन ड्राफ्ट में ऐसा नहीं होता। ड्राफ्ट में क्या होता है, अगर आपके खाते में पैसा है तो उसके बाद ही वो बनेगा, ठीक। तो इसमें क्या होता है, ये एक टाइप का पेमेंट है जो हम लोग मोस्टली स्कूल फीस में ही यूज़ करते हैं, तो वहाँ पे ड्राफ्ट मांगा जाता है, तो ये बैंक हमको ड्राफ्ट बना करके भी देती है। नेक्स्ट है बैंकर चेक और पे ऑर्डर। चेक फैसिलिटी भी हमको बैंक के थ्रू मिलता है, ये वही है, ठीक है। A banker check or pay check order is almost like a bank draft. It refers to that the bank draft which is payable within the town. यानी कि ये क्या है, it is like that हमें किसी को कैश पे करना है तो हम उसको चेक देते हैं, तो वो चेक के बदले में चेक एक्सेप्ट कर लेता है इंस्टेड ऑफ द कैश। तो इसका मतलब क्या होता है कि हमें जिसको पैसा देना था, ठीक है, हमारे बदले हमारा बैंक उसको पैसे दे देगा ऑन बिहाफ ऑफ द चेक। तो ये सारे फंक्शन उसके किस में आते हैं, सेकेंडरी, दैट इज नोन एज एजेंट फंक्शन। क्लियर?
नेक्स्ट है हमारा जनरल यूटिलिटी सर्विस। जनरल यूटिलिटी सर्विस में क्या आता है, कुछ अलग फैसिलिटी जैसे लॉकर हो गया, ट्रैवलर चेक हो गया, बिजनेस इंफॉर्मेशन एंड स्टैटिस्टिक हो गया, ये सारी चीज़ें होते हैं उसके जनरल यूटिलिटी सर्विस। ट्रैवलर चेक ऑन लेटर ऑफ क्रेडिट, इट इज़ लाइक दैट ओनली बिल ऑफ एक्सचेंज। एंड द ट्रैवलर चेक यानी इफ़ यू आर ट्रैवलिंग टू सम अदर प्लेस, some foreign country or somewhere, and you have withdrawn a lots of money from your bank, you want to carry that to the other country, but it is very risky of the theft and all. So in that case, sorry, you can able to take the traveler's check through your bank after depositing certain amount in that particular bank, and when you go to some other country wherever you want to go, there while showing this traveler check you can able to withdraw that much amount of that country currency. This function is also done by the banks. Okay, now the third one is our electronic banking service. Student, we will stop here only today. This electronic banking service we will do in the next lecture. Okay, so I will explain you in details about all this thing. So till that time, stay home, stay safe. Jai Hind, take care. Having a doubts, ask me in the evening schedule, otherwise be ready with the test. If you like my lecture, you understood, so please like, comment. Thank you.